हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 26। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के 25 पार्ट बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो उनसे भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स और बायो के भी पार्ट्स आपको प्रोवाइड करा जा रहे हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो का उत्पादन होता है। दोस्तों, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। शारीरिक श्रम करते समय मांसपेशियों में इसी अम्ल एकत्र होने के कारण थकान अनुभव होता है। लेकिन सैलिसिलिक अम्ल दर्द निवारक दवाओं के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो सैलिसिलिक एसिड का उत्पादन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथनोइक एसिड का समान नाम होता है। तो एथनोइक एसिड का समान नाम क्या होता है दोस्तों? तो इसका होता है एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसके फॉर्मूले को आप ध्यान रख सकते हैं, तो CH3COOH। आप इसके फॉर्मूले को ध्यान रखें, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। दोस्तों, कार्बन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है। एथनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है। जल में एथनोइक अम्ल का 5 से 8% घोल सिरका कहलाता है। कितना? 5 से 8% घोल क्या कहलाएगा? सिरका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे हम क्या कहेंगे? सिरका। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सिरके किस एसिड में पाया जाता है? एसिटिक एसिड में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? दोस्तों, किसका होता है? एसिटिक एसिड का। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इसका आप ध्यान रखें, कितना होगा? 118.1 डिग्री सेल्सियस। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटे दूध में निम्नलिखित में से कौन सा एसिड होता है? दोस्तों, फटे हुए दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड, जो कि दही में पाया जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक जैविक अम्ल है? तो निम्न में से कौन सा एक जैविक अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों, चीनी के डंक में कौन सा होता है? फॉर्मिक अम्ल। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं? मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखेंगे, इसका दूसरा नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। तो एग्ज़ाम में आपको दोनों में से कोई भी नाम मिल सकता है, आपको दोनों नाम ध्यान रखना है, मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीतल पेय में शामिल है। शीतल पेय में शामिल है, तो फिर शीतल पेय में शामिल कौन होता है? कार्बोनिक एसिड। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, कार्बोनिक अम्ल कार्बोनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2CO3। दोस्तों, ये एक दुर्बल अम्ल है। इसका उपयोग हम किस में करते हैं? शीतल पेय पदार्थ के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टार्टरिक एसिड किसका एक घटक होता है? दोस्तों, टार्टरिक एसिड किसका एक घटक होता है? आपको उसको ध्यान रखना है, बेकिंग पाउडर का। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो टार्टरिक अम्ल मुख्यतः कुछ फलों में पाए जाते हैं, जैसे अंगूर, केला, इमली। तो आपको उसको ध्यान रखना है दोस्तों, यह एसिड बेकिंग पाउडर का एक घटक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को भी कहा जाता है। दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को हम क्या कह सकते हैं? साबुन। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, साबुन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत युग्म चयन करें।
तो इसमें से गलत युग्म कौन सा है? जैविक अम्ल रासायनिक उर्वरकों से प्राप्त होता है। तो ये क्या है? गलत अम्ल है, गलत ऑप्शन है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैविक अम्ल प्राकृतिक रूप से संजीवों में विद्यमान होता है और ये मुख्यतः खट्टे फलों और मक्खी इत्यादियों में पाए जाते हैं। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक मात्रा में साइट्रिक अम्ल होता है? दोस्तों सबसे अधिक सबसे ज़्यादा अम्ल साइट्रिक अम्ल किसमें होता है? नींबू में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। तो किसकी वृद्धि होने से? लैक्टिक अम्ल की। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है लैक्टिक अम्ल का? तो C3H6O3। तो इसकी वृद्धि हो जाने से मांसपेशियाँ ऐंठने लगती हैं। आपको इसका ध्यान रखना है। दोस्तों दही और खट्टे दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इससे भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो कौन सा सही मिलान नहीं है? नींबू ऑक्जेलिक अम्ल। तो आपको ध्यान रखना है नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। तो इसमें यही गलत है, आपको गलत बताना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटियों के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। आप इन सबको ध्यान रखें, कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल है। तो निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? आपको बताना है बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो C7H6O2। इसका ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्टर में गंध होती है। तो एस्टर में कैसी गंध होती है? आपको ये बताना है। तो फल जैसी। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, फल जैसी। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने के लिए किया जाता है? तो किसका करते हैं दोस्तों? एस्टर का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मेलिन में रखा जाता है। फॉर्मेलिन एक, तो फॉर्मेलिन क्या होता है? एक जलीय फॉर्मेल्डिहाइड है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों फॉर्मेलिन एक जलीय फॉर्मेल्डिहाइड और मेथनॉल का मिश्रण होता है, जिसमें लगभग 37%, कितना? 37% आपको क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यौगिकों का एक वर्ग जिसका आणविक भार निम्न होने पर सुगंध के रूप में और उनके आणविक भार श्रेणी में उच्च होने पर प्राकृतिक तरीके से बनने वाली चर्बी के रूप में उपयोग किया जाता है, क्यों कहते हैं? तो इसे हम क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? एस्टर। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इत्र बनाने के लिए का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग स्वादिष्ट मसालों के रूप में भी किया जाता है। किसका करते हैं दोस्तों? एस्टर का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिनोप्थिलीन के को सिरके में डालने पर घोल हो जाता है। तो फिनोप्थिलीन को सिरके में डालने पर घोल कैसा हो जाता है? आपको ये बताना है, रंगहीन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेबल दानेदार चीनी, टेबल ग्रेनुलेटेड शुगर के रूप में जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? आपको इसको ध्यान रखना है, सुक्रोज को। तो दानेदार चीनी के रूप में किसको जानते हैं हम? सुक्रोज को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सुक्रोज एक सामान्य कार्बोहाइड्रेट है जो कई पौधे और पौधों के भागों में पाया जाता है। सुक्रोज सामान्य रूप से शर्करा के लिए प्रचलित नाम है। सुक्रोज गन्ना चुकंदर से भी निकाला जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, C12H22O11 के रूप में जाना जाता है। तो ये किसके रूप में जाना जाता है? चीनी के रूप में। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चीनी सुक्रोज का स्रोत है, इसका स्वाद मीठा होता है। आपको इसको भी ध्यान रखना है, ये बेसिक सी बात है, पता ही होगी। अगला क्वेश्चन है, C12H22O11 का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? लैक्टोज का।
ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आपको उसको ध्यान रखना है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड्स है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो कि इसमें दिया गया है। ये स्वाद में मीठे होते हैं। जबकि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का आप ध्यान रखें क्या होता है, C6H12O6। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज एक कार्बन अणु है, तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, आपको ये बताना है। कितने होते हैं, 6 होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। दोस्तों अमीनो एसिड में कौन से 4 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आपको इसको ध्यान रखना है। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में ये है, तो कौन सा है, स्टार्च। दोस्तों स्टार्च या अमाइलम एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकेराइड की इकाइयों की बड़ी संख्या के आपस में मिलने से होता है। दोस्तों ये सिर्फ पादपों में पाया जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना है, जंतुओं में ये नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है, तो कौन सी अभिक्रिया में, दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में। आपको ऑप्शन में ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह आपस में आदान प्रदान होता है, यानी अलग अलग यौगिकों के ऋणायन और धनायन 2 पूरी तरह से अलग यौगिकों के निर्माण करते हुए स्थानों में अदला बदली करते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है। तो दोस्तों ऊष्माशोषी क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जितनी भी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं कैसी होती हैं, ऊष्माशोषी। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को कहा जाता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। तो आपको ध्यान रखना, और जिसमें ऊष्मा का अवशोषित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है। दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या एक से अधिक अणु आपस में दोहरे या तेरे अबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को कहा जाता है। दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, आपको इसको ध्यान रखना है, योगात्मक अभिक्रिया। तो एक अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ के एक या एक से अधिक अणु दोहरे या तेरे अबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। दोस्तों निम्न में से कौन सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, फेरस सल्फेट का अपघटन। जैसा कि मैंने आपको बताया जितनी भी अपघटन अभिक्रियाएं होती हैं कैसी होती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है और जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस टॉपिक को मैं अपने चैनल पर पढ़ा भी चुका हूँ, आपने नहीं देखा है तो केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उससे आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में एक अम्लीय क्षार का विलय करने को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अम्लीय किसी क्षार के साथ क्रिया करके लवण या जल बनाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, हम इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। लेकिन इसमें पानी में अम्ल या क्षार का विलय करने को कहा जाता है, तो इसमें हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों इसे। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वो प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो मैंने आपको बताया है, अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया को उदासीनीकरण। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। मान लो आपके पास NaOH क्या है, एक क्षार है, और HCl क्या है, एक अम्ल है। तो ये दोनों जब मिलेंगे तो लवण और क्या बनेगा, जल। लवण क्या बनेगा, NaCl और जल। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के विलयन की अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों किसका उदाहरण है, आपको इसको ध्यान रखना है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है। H2S हवा में जलता है और H2O और SO2 देता है। ये है हमारा बी, ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन FeO3 SO2 SO3 देता है। दोस्तों इसमें दोनों ही कथन सही हैं, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, कथन ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। तो इसमें से आपको बताना द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी नहीं है। तो इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी वाली। बाकी सब क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया किस तरह की है, जैसे कि मैं पहले ऑप्शन ए करके दिखाता हूँ, CaSO4 H2S। अब इसमें क्या होगा, CaSO4 कॉपर किसे विस्थापित कर देगा, सल्फर को, और SO4 किसकी जगह आ जाएगा, सल्फर की जगह। तो हमारा क्या उत्पाद बनेगा, CO क्या बनेगा हमारा, CuOS और H2SO4। तो ये क्या हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें दोहरा विस्थापन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड में उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। तो कौन सी होती है दोस्तों, दहन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन को कार्बन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, दहन अभिक्रिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण 2COO2 2COO का एक उदाहरण है। दोस्तों ये किसका उदाहरण है, आपको ध्यान रखना है, संयोजन अभिक्रिया का। तो जिसमें संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं, तो जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक किसी एक अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो आप देख सकते हैं इसमें कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड। तो इससे हमारा ये कौन सी अभिक्रिया हुई, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं। दोस्तों सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को हम क्या कहते हैं, जलीकरण। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो कौन सी, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया तब होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है कहलाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्लोर क्षार अभिक्रिया। आपको इसको ध्यान रखना है, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद का निर्माण होता है। दोस्तों क्लोर अब एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद निर्मित होते हैं, आपको ये बताना है। तो कौन होते हैं, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये किस तरह अभिक्रिया होती है, तो Na2NaCl लवण लेते हैं और जल से क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, 2NaOH बनेगा और क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो आप इस अभिक्रिया को ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है। दोस्तों क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा।
तो मान लो अगर हम कॉपर की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से, तो हमारा क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनियम का पहला अवलोकन किया, तो किसने किया था, आपको उनके नाम को ध्यान रखना है, डोबरिनर ने। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनाइजेशन में उत्प्रेरक कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है दोस्तों, निकेल का। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो वो क्रिया जिसमें हाइड्रोजन तेलों से सहयोग करती है, तेल का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, आप इसे ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 26। तो लगभग केमिस्ट्री के आपको 2 पार्ट और मिलेंगे। केमिस्ट्री आपकी यूथ बुक की ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो बायो रह गई, हम बायो को कंप्लीट करेंगे और कंप्यूटर और इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन को जल्दी कवर कर लेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।